So hello guys, let us start the solutions of a new paper, that is paper 1 section 1 of JEE Advanced 2019। इससे पहले हमने 2017 और 2018 के पेपर्स को डिस्कस किया है। आप जब भी वो सॉल्यूशंस देखेंगे, या तो अभी देख रहे होंगे या बाद में देखेंगे, तो वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, इस बात की गारंटी है। और जो भी बच्चे अभी नए हैं हमारे चैनल पे और एडवांस कंटेंट को पसंद कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है आपको अगर पढ़ने से, तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा मेरा केम IIT ऐप आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उस लिंक का यूज़ करके आप ऐप इंस्टॉल करिए। और इसके अंदर वेल प्लान्ड कोर्सेज हैं आपके लिए फॉर 24 एंड 25 एस्पायरेंट्स। खैर 24 के लिए तो अब प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स एक ही कोर्स है जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, और इनऑर्गेनिक आप कर सकते हैं चाहें तो। ये दो कोर्सेज मैं आपको रिकमेंड करूंगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज हाईली रिकमेंडेड फॉर 2024 एस्पायरेंट्स। एंड 25 वाले बच्चों को मैं कहूंगा कि पूरी कोर्सेज आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। काफ़ी टाइम है, अगर आप सिंसियर हैं तो 1 साल से ज़्यादा का समय अभी बचा हुआ है, तो आप वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस में, बहुत ही सिस्टमेटिकली अरेंज्ड कोर्सेज हैं, एंड विच इज़ मोर देन इनफ फॉर JEE एडवांस्ड। ठीक है, तो चलिए आते हैं 2019 के पेपर में। मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा 2019 के पेपर को सॉल्व करने से पहले। ये पेपर मुझे जो देखकर लगता है, मैंने जो 2014 से 2023 के पेपर को एनालाइज किया है, अगर मुझे बोलना हो कि कोई सबसे आसान पेपर कौन सा था केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, तो वो था आपका 2019 का पेपर। मतलब ये मैं इतना आसान कहूँगा कि अगर एक बच्चा NCERT लेवल भी ठीक ठीक से पढ़ के गया है ना, मतलब मैं कहूँगा स्कूल लेवल, अगर वो स्कूल लेवल भी ठीक ठीक से पढ़ के गया, तो आप खुद देखोगे 50-60 मार्क्स वो आराम से ला सकता है सिर्फ केमिस्ट्री में। और अगर आपको एग्ज़ाम का पता है तो 50-60 नंबर बुरे मार्क्स नहीं है। अगर आप 50 नंबर तीनों में ले आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में, तो 150 नंबर होते हैं, और 150 नंबर बुरे तो कहीं से नहीं माने जाते JEE एडवांस। हाँ ठीक है, टॉप रैंक नहीं आते, बट बुरे नहीं हैं वो मार्क्स। तो इस हिसाब से मैं कह रहा हूं कि जो 2019 का केमिस्ट्री पेपर था, इसके कुछ इनऑर्गेनिक रिएक्शंस वाले सेक्शन को छोड़ दिया जाए, क्योंकि जनरली इनऑर्गेनिक रिएक्शंस पूछा नहीं जाता उतना ज़्यादा। वो केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, यही चैप्टर्स पे ज़्यादा रिलाय करते हैं, बट थोड़े बहुत इनऑर्गेनिक रिएक्शंस पूछे गए हैं, वो एक पॉजिटिव निकालूंगा मैं इस पेपर से। अदरवाइज पेपर पूरा डल था, फिजिकल केमिस्ट्री डल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डल, एक आध स्टीरियो के अच्छे सवाल थे, बाकी बिल्कुल डल पेपर था। अब चलिए आप खुद ही देखिए, आप खुद ही रियलाइज करेंगे इस बात को। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट with the first question. The green color produced in the borax bead test of chromium 3 salt is due to। अब आप बताओ, ये क्वेश्चन जो है ये स्कूल लेवल का बच्चा नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। बोरैक्स बीट टेस्ट इतना फेमस टेस्ट है कि आप NCERT में पढ़ते हो, लैब मैनुअल में पढ़ते हो, लैब में स्कूल जाते हो, स्कूल में परफॉर्म करते हो। सबको पता है कि पहले बोरैक्स को हीट करते हैं, वो स्वेल अप हो जाता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज होता है, फिर और हीट करते जाते हैं तो बीड बन जाता है। वो बीड एक्चुअली सोडियम मेटाबोरेट और B2O3 का मिक्सचर होता है, और जब उसमें आप डी ब्लॉक कैटायंस लाते हो, तो डी ब्लॉक कैटायंस अपने रिस्पेक्टिव मेटाबोरेट्स बनाते हैं। मेटाबोरेट्स मतलब BO2-1, तो वो मेटाबोरेट्स बनाते हैं, और वो मेटाबोरेट्स ही एक्चुअली कलर्ड होते हैं, और अलग अलग कलर्स के साथ हम अलग अलग डी ब्लॉक कैटायंस को कैरेक्टराइज करते हैं। तो सिंपली इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मेटाबोरेट। देखिए ये क्वेश्चन आप कहेंगे ना बिल्कुल NCERT लेवल, जी बिल्कुल। आइए दूसरा क्वेश्चन देखा जाए। कैलामाइन, मैलाचाइट, मैग्नेटाइट एंड क्रायोलाइट, ये सिंपली ओर के फॉर्मूला पूछे हैं। मैं तो कहूंगा ये क्लास 10th लेवल का क्वेश्चन है। यस, दिस इज क्लास 10th लेवल। 10th में अगर बच्चा थोड़ा बहुत मेटलर्जी दिया हुआ है ना, तो ये क्लास 10th के लेवल का सवाल है। आप खुद देखिए, अगर थोड़ा भी मेटलर्जी इंट्रोड्यूस भी किए, शुरुआत का भी पढ़ोगे, तो ये पता होगा कि कैलामाइन एक्चुअली में जिंक कार्बोनेट है, मेलाचाइट कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड,
एक डबल सॉल्ट काइंड ऑफ बोल सकते हो। वैसे भी आप सॉल्ट एनालिसिस में पढ़े हो कि +2 वाले कार्बोनेट्स जब भी प्रेसिपिटेट करते हैं तो साथ में हाइड्रोक्साइड आता है। तो ये आपका मेलाचाइट का फॉर्मूला है, मैग्नेटाइट Fe3O4 है, और क्रायोलाइट जिसमें आप एल्यूमिना डिसॉल्व करते हो उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए हॉल हेरोल्ड प्रोसेस में। सो दैट सॉल्वेंट इज एक्चुअली क्रायोलाइट। सबको पता है ये बात, है ना? तो देख लीजिए, ये भी एक ऐसा क्वेश्चन जो बिल्कुल आराम से हो सकता था। तो आप खुद मार्क्स गिनते जाइए, कितने मार्क्स के थे ये? सेक्शन 1 है ना, 3 मार्क्स। कितने मार्क्स? जी हाँ, +3 थे। तो आप देखिए 6 नंबर ऐसे आ गए पेपर में। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। ओके, अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था, बट इसको भी मैं बहुत टफ रेट नहीं करूंगा, बट ठीक है, बाकियों से ठीक था। बट आप खुद समझिए, ये भी एक स्कूल लेवल का बच्चा भी कर सकता है अगर थोड़ा टेक्निकली पढ़ा होगा तो। थोड़ा भी क्या बोला जा रहा है? मोलर कंडक्टिविटी सोडियम स्टीरेट विच बिहेव्स एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज रिकॉर्डेड विद द वेरिएशन ऑफ कंसंट्रेशन। बिल्कुल, ये ग्राफ बहुत फेमस है, ये बहुत फेमस ग्राफ है, जहां पर आप √C के साथ मोलर कंडक्टिविटी का वेरिएशन पढ़ते हो। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऐसा जाता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऐसा जाता है। इसके रीजन वगैरह हमने बहुत अच्छे से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़े हैं। इसी से आप फिर इसको एक्स्ट्रापोलेट करके लैम्डा m डिग्री निकालते हो, और डेबे-हकल इक्वेशन वगैरह जो है वो आप यूज करते हो। ये वही वाला ग्राफ है, और ये ग्राफ भी मैं कहूंगा ये NCERT में गिवन है, ठीक ठाक से लिखा हुआ है। अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाता है, ठीक है? तो ये हो गया ग्राफ। अब ये बात तो तय है कि जब आप कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो क्या होता है? मोलर कंडक्टिविटी गिरती है। कंसंट्रेशन बढ़ाते हो, मोलर कंडक्टिविटी गिरती है। इसका रीजन ये बताया जाता है कि व्हेन वी टॉक अबाउट मोलर कंडक्टिविटी की जब बात करी जाती है तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट हमेशा रहना चाहिए, तभी डिफाइंड है मोलर कंडक्टिविटी। और 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को रखते हुए आप कंसंट्रेशन कैसे बढ़ा सकते हो? तो आप वॉल्यूम कम करके कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हो। रहेगा हमेशा उसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। आप ये मत सोचो आप 2 मोल डाल दोगे, नहीं, आप 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही डिफाइन करते हो लैम्डा m को। तो भाई जब तुम वॉल्यूम कम कर दोगे तो आयंस पास आ जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ इंटर आयनिक अट्रैक्शंस चालू हो जाते हैं, और जो उनका फ्री मोशन है वो उतने अच्छे से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ये बोला जाता है कि मोलर कंडक्टिविटी कम हो जा रही है। ऑल्दो ये ग्राफ एक्सपेरिमेंटल है, तो उसमें कुछ सबूत देने की जरूरत नहीं है, ये साक्षात आपको दिख रहा है कि ये ग्राफ ऐसा ही है, ये एक्सपेरिमेंटल है। अब यहां पर एक क्रिटिकल मिशेल कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम सरफेस केमिस्ट्री ये तड़का लगाया गया है, और CMC भी आपको पता है, सरफेस केमिस्ट्री अगर आपने स्कूल लेवल की भी पढ़ी है तो ये बात पता है कि मिशेल्स बनते हैं। इवन 10th में भी पता है आपको ये बात। जब मिशेल्स बनते हैं तो बहुत सारे जो इलेक्ट्रोलिटिक मॉलिक्यूल्स हैं स्टीयरेट के, अब स्टीयरेट आपको पता होगा C17H35CO-, उसके जो स्टीयरेट मॉलिक्यूल्स हैं वो क्लस्टर बना लेते हैं। पहले फ्री मोशन कर रहे थे बिलो CMC, यू ऑल नो दे बिहेव लाइक अ इलेक्ट्रोलाइट, बट आफ्टर CMC दे फॉर्म मिशेल्स, वो क्लस्टर बना लेते हैं। और ये बिल्कुल स्पष्ट बात है, थोड़ा भी कॉन्सेप्चुअली सोच रहे हो तो समझ आ जाएगा कि जब इलेक्ट्रोलाइट्स एक क्लस्टर बना लेंगे तो जो मोशन था, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में वो उनका जो मोशन हेल्प कर रहा था कंडक्टिविटी में, वो कंडक्टिविटी घट जाएगी फॉर श्योर, बिकॉज नाउ दे आर फॉर्मिंग क्लस्टर्स, दे आर नॉट मूविंग एज स्मूथ एज दे वर डूइंग अर्लियर। बिकॉज ऑफ दैट that molar conductivity should drop down with even more intensity, और ज्यादा तेजी से गिरनी चाहिए। यहां पर ये गिरी है बट फिर कांस्टेंट रह गई, ये बकवास। ये तो बढ़ रही है, ये तो सीधे सीधे गलत है। ये कम हो रही है फिर बढ़ जा रही है, बकवास। इधर देखिए, ये गिरी, मिशेल बन गया और तेजी से गिरी। ऑप्शन सी। क्या ये डिफिकल्ट रेट करेंगे? नहीं, मॉडरेट बोल सकते हैं, क्योंकि चलो थोड़ा तो सोचना था,
थोड़ा सोचना था, इसलिए मॉडरेट बोल सकते हैं, और थोड़ा एक नए तरीके से मिक्स किया क्वेश्चन को, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद सरफेस केमिस्ट्री, तो हम इस क्वेश्चन को ठीक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेकिन इसमें भी देखो ये स्कूल लेवल से ऊपर की बात तो नहीं थी, ये तो आपको मानना पड़ेगा। ओके, देन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ, जी हाँ ये एक टफ क्वेश्चन था, ये एक लिटरली टफ क्वेश्चन था, और इसमें अगर आप कुछ दिमाग लगाते हैं तो वो दिमाग आपका काम आने वाला नहीं है। ठीक है, ये प्योरली डेटाबेस था, ये प्योरली डेटाबेस था, आप यहां दिमाग नहीं लगा सकते। ओके, ये प्योरली डेटाबेस्ड है। तो अगर आपको डेटा नहीं पता है, आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन है, तो मैं तो कहूंगा आप इसको छोड़ दीजिए, दिमाग नहीं लगा सकते आप इसमें। अलग अलग बातें, कुछ बच्चे इसमें दिमाग लगाने लगते हैं, वही दिक्कत है, वो बहुत बड़े साइंटिस्ट बन जाते हैं कि हम इसमें दिमाग लगा के कर लेंगे। सर बेटा दिमाग नहीं लगेगा, हमारा नहीं लग सकता इसमें दिमाग, तो आप क्यों लगाओगे, नहीं लगाना। यहां बुद्धिमानी यही है कि आपको डेटा पता होना चाहिए, डेटा पता होना चाहिए। मैं आपको थोड़ा बहुत बताता हूं, देखो अगर आपको ऐसे ही रफली तुक्का मारना है थोड़ा, तो भी एक है, चांस है, बट मैं फिर से बोल रहा हूं ये डेटाबेस सवाल है। एक देखो, आप ये सभी कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में कुछ बातें पता है, जैसे कि अगर मैं बात करूं एसिटिक एसिड की, अगर मैं बात करूं एसिटिक एसिड की, तो उसकी पीके 4.75 के आसपास होती है। उसके बाद आप अगर बात करें फॉर्मिक एसिड की, तो वो पीके उसकी और बेहतर है, कुछ 3.5 के आसपास होती है। फॉर्मिक एसिड इज इवन बेटर एसिड देन एसिटिक एसिड। यहां पर क्या कर रहा है, देखो 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, अब ये तो बेंजीन ही लगा दिया पूरी, और यहां पर 1 2 3 कार्बन। तो देखा जाए तो ये एक अच्छा एसिड मान सकते हो, क्योंकि sp कार्बन का जो -I है वो थोड़ा अच्छा होता है। यहां पर बेंजीन आ गई है, तो बेंजीन जो है बेंजोइक एसिड वैसे भी बहुत अच्छा नहीं होता, फॉर्मिक एसिड से बुरा ही होता है। शायद 4.25 के आसपास पीके होता है बेंजोइक एसिड का, आई एम टॉकिंग अबाउट बेंजोइक एसिड, 4.25 के आसपास पीके होता है, एक बार डेटा देख लेना। अब ये तो काफी अच्छा लग रहा है, इसमें नो डाउट अबाउट इट कि ये सबसे अच्छा है। sp कार्बन आ गए ना, ये बिल्कुल अच्छा है, इतना चलो आप ऑन पेपर प्रेडिक्ट कर सकते हो, इतना मैं मान लिया। तो ऑप्शन 1 सबसे अच्छा है, चलो शायद क्या पता ऑप्शन से आ जाए आंसर, तो ये तो हट गए। अब सबसे बुरा फोर्थ है, ये बता दिया है, दोनों ऑप्शन में सबसे बुरा फोर्थ है। अच्छा, तो शायद ये ऑप्शन से आ जा रहा है, देख लेते हैं। अब आपको बताना है कि 2 और 3 में कौन बेहतर है, बस यही बताना है ना। हाँ तो चलो 2 और 3 में ना आप एक बार कंपेयर कर सकते हो, 2 और 3 कैन बी कंपेयर्ड, बट स्टिल थोड़ी सी डिफिकल्टी तो है, बट कंपेयर किया जा सकता है, 2 और 3 को कंपेयर किया जा सकता है। देखिए यहां पर क्या आ रहा है, sp2 कार्बन, चलो कर सकते हैं कंपेयर, तो उतना भी टफ नहीं बोलूंगा क्योंकि ऑप्शन थोड़ा आसान बना दिया है। यहां पे थोड़ा कंपैरिजन ना मुश्किल था, ये कंपैरिजन टफ था, ये दोनों को कंपेयर करना ना ये थोड़ा टफ था। यहां किया जा सकता है, sp2 कार्बन है, और यहां पर चलो आपको बता दिया है कि एक डोनर भी लग गया है, ऑल्दो यहां भी sp2 कार्बन है बेंजीन, बट एक डोनर भी लग गया है, तो आप मान लो कि ये थोड़ा कम हो जाएगा। तो 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, तो ये आंसर लाने के लिए ठीक है, किया जा सकता है, बट ओवरऑल मैं कहूं तो एक डेटा बेस्ड क्वेश्चन था। मैं आपको थोड़ा डेटा बताना चाहूंगा, इनके पीके वैल्यूज आपको बता दूं, तो थोड़ा आपको अंदाज लग जाए कि क्या क्या होता है। लेकिन देखो फिर भी ये क्वेश्चन हो सकता था, ठीक है, ऑप्शंस इन्होंने इस तरह से बनाए थे, थोड़े लाइट थे ऑप्शंस। इसका पीके है बेटा 1.89, जैसा कि मैंने कहा ये बढ़िया लग रहा है, and this is 4.3 and this is approximate 4.5 and this is obviously 4.87 के आसपास, 4.9 भी मान सकते हो, ठीक है। तो ये डेटा है, पीके वैल्यूज है, आपको मैं कहूंगा कि पीके वैल्यूज थोड़ा याद रखें आप, और मैंने जीओसी के लेक्चर्स में आपको पीके वैल्यूज याद भी कराए हैं, बहुत सारे पीकेज याद कराए हैं, तो उससे आपको थोड़ा आइडिया रहेगा कि कहां पर क्या होना है, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देन
Okay, then there is section 2, and I'll come up with section 2 in the very next video. Stay tuned. Thanks for watching, and do share the videos that you are getting with your friends as well as with your juniors. Thanks for watching.